मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल है? जी 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 ठीक बिल्कुल, है। कंटिन्यू। हम यहाँ पे थे कि हमें कब स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है। बीसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए है 50% आपकी थ्योरी है, ठीक है, और 50% आपकी प्रैक्टिस है। आपने थ्योरी कर ली बट यू डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट, तो वो जो आपने थ्योरी की प्रिपरेशन की है वो आपको कोई फायदा नहीं देगी। ठीक है। तो आपने बीसीक्यू अटेम्प्ट किस तरीके से करना है ये आपको जरूर आना चाहिए, और वो किस तरीके से आएगा आपको। सबसे पहले मैं बताऊं कि आपने स्टार्ट कब करना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी जो मेरे कोलीग्स थे उनके साथ भी मैंने देखा, उनसे भी डिस्कस किया। तो अगर आप विद ट्रेनिंग है, लाइक इनकी 5 ईयर की जो है वो ट्रेनिंग है, अगर आपने जो है वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग अपना आपका पार्ट 2 आ जाता है, या फॉर एग्जांपल आप कहीं जो ऑन जॉब है, तो उसके साथ एटलीस्ट यू नीड 1 ईयर टू स्टार्ट फॉर द गुड प्रेपरेशन। ठीक है, बिकॉज सिर्फ पढ़ना नहीं है, यू नीड टू लाइक उसको याद भी रखना है और फिर उसको अप्लाई भी करना है, ना सिर्फ क्लिनिकल्स में, आपने उसको बीसीक्यूज में अप्लाई करना है। तो द मोर यू रीड द मोर यू रिटेन। ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप विदाउट जॉब हैं, घर में हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यू कैन गिव द मैक्सिमम टाइम टू योर स्टडीज। सो फिर आई थिंक 6 मंथ्स एटलीस्ट आप दें फुली। ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है, लेकिन आई थिंक हर किसी को जरूरत पड़ती है मल्टीपल चीजें जो है वो कंसिडर करने की। सो वी कैन नॉट स्टिक टू द वन थिंग। कोई एक टॉपिक किसी एक में अच्छा होता है, कोई एक टॉपिक किसी दूसरे में अच्छा होता है। ठीक है। द प्रॉब्लम इज कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अगर पहले पढ़ा हुआ है तो हमें समझ में आ जाती है कि अच्छा ये टॉपिक यहाँ नहीं यहाँ अच्छा था, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो उसका बड़ा प्रॉब्लम होता है। और हम बहुत सारे टॉपिक्स ऐसी बुक्स से एंड अप होते हैं पढ़ने में जिनसे हमें वो समझ में भी नहीं आते, उन पे हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, और एट द एंड आपकी ग्रिप नहीं आती उस टॉपिक पर। ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपने कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। बुक्स जो मैंने कंसिडर की थी, जो मेरे कोलीग्स ने कंसिडर की थी, जो मेरे सीनियर्स ने उन्होंने कंसिडर की थी, वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड एफआरसीए के रीसेंट आर्टिकल्स जो हैं, लाइक 2015 के बाद के जो आर्टिकल्स हैं, उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक है जो उस आर्टिकल के अंदर रिसेंटली जो है वो पब्लिश्ड हुआ है। फॉर एग्जांपल एआरडीएस है, तो वो रिसेंटली 2019 का पब्लिश हुआ है, तो यू हैव टू गो फॉर दैट फ्रॉम दिस आर्टिकल। ठीक है। फिर आपके पास आईसीयू अपडेट की बुक है। आईसीयू अपडेट की जो बुक है उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो पुराने हैं, ठीक है, तो उनका आप कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं उसके अंदर जो कि आज भी उनकी जो बेसिक्स हैं वो वही हैं। और फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें कि जब एग्जाम में पूछा जाता है तो उन्हीं आर्टिकल्स में से पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स। लेकिन फिर अगेन उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आपने आईसीयू अपडेट से कंसिडर नहीं करना है और कौन से हैं जिन्हें आपने कंसिडर करना है। फिर मॉर्गन एंड मिकाइल बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, और जो है वो, लेकिन ये एक क्या कह सकते हैं, एक बदकिस्मती कह लें या कि खुशकिस्मती कह लें, वी हैव टू रीड फ्रॉम इट। बहुत सारे जो है वो टॉपिक्स हमें उसमें से करने पड़ते हैं, उसमें बहुत सारे क्या आई थिंक पूरी मॉर्गन एंड मिकाइल ही करनी पड़ती है। ठीक है। और जो रीसेंट अभी जो आपके पास अपडेटेड मॉर्गन एंड मिकाइल है, आई थिंक कौन सा एडिशन है उसका, 8th एडिशन, आई फॉरगॉट इट। तो वो उसमें काफी सारी चेंजेस हैं। भी अपना निकलवा लो ऐसा। अ, वेबसाइट का फोटो एक दफा अनम्यूट, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिएगा अनमोल। डॉक्टर अनमोल आप अनम्यूट कर ले। जी ओके। अच्छा, अब उसमें मॉर्गन एंड मिकाइल में जो रीसेंट अभी हमारे पास है मॉर्गन एंड मिकाइल, उसके अंदर बहुत सारे चार्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट हैं फ्रॉम द प्रीवियस मॉर्गन। ठीक है। और इट इज़ फ्रूटफुल। तो आई विल से कि उसमें आपने करनी चाहिए, आपने उसमें से तो वो पढ़ना चाहिए लाजमी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं बीजेए के एंड एनसीबीआई के आर्टिकल्स। ठीक है। आई विल लेट यू नो कि आपने जो मतलब जो भी मेन टॉपिक्स हैं जो आपको आर्टिकल से करने चाहिए, तो वो आप आर्टिकल से करें। आई विल सजेस्ट कि आप एक पेन और पेपर ले लें और आप लिख लें उसको कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ करनी है। माइट बी पॉसिबल इट गिव यू सम हेल्प इन स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। बाकी आप देख लें, इफ यू नो इट, कि कहीं से आपको कहीं से बेहतर मिलता है, कहीं से बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, तो आप वहां से कर लें।
ठीक है। फिर हम आते हैं BCQs बुक पे। अच्छा, BCQs बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? इनका हमारा जो समझ लें 50% इनका कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन BCQ बुक्स करने का मकसद ये नहीं है कि आपने BCQs पढ़ा और उसे रट लिया, बिकॉज इट इज नॉट द केस। ठीक है, एक आध BCQ रिपीट हो जाता है, एग्जैक्ट, आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट इट, बट जो वहां पे BCQs दिए हुए होते हैं वो अगर आप कभी गौर करें, जो उनके ऑप्शंस होते हैं या उनके अंदर कुछ वर्डिंग्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इवन कि आपके जो प्रीवियस BCQs होते हैं जिनमें हम प्रेपरेशन के दौरान देख लेते हैं, टू जस्ट हैव एन आइडिया, आप वो जो प्रीवियस पूल है BCQ का वो आप जरूर देखें, लेकिन डोंट रिलाई ऑन दैट फर्स्ट, क्योंकि कीज सही नहीं होती है। सेकंड, कि वो आधे अधूरे लिखे हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन गो थ्रू जरूर करें, आपको स्टेम से कुछ टॉपिक का आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक से ये चीज आ सकती है इस तरह से। तो जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो यू हैव एन आइडिया कि मुझे इस टॉपिक को इस तरीके से भी पढ़ लेना चाहिए, हो सकता है आ जाए। ठीक है ना। अच्छा, अब BCQs बुक में जो आपने इमरान मुख्तार अली, हुजैफा, ब्राइने हॉल, सिप्रियन वॉल्यूम 1 एंड 2, लिपिनकॉर्ट एंड द ऑक्सफोर्ड। लिपिनकॉर्ट की जो बुक है उसमें बहुत मिस्टेक्स हैं। ठीक है, बहुत मिस्टेक्स हैं, लेकिन आपने लिपिनकॉर्ट जब करनी है जब आप अपना पूरी थ्योरी कर लें, तो वो भी आपने इसलिए करनी है कि आपको इस टाइम से आइडिया हो जाएगा कि कौन सी टॉपिक में से BCQ किस तरह आ सकता है। और अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है तो आप इजीली उसके अंदर से मिस्टेक्स पिक कर लेंगे, कोई बिग डील नहीं है। और प्लीज लेकिन किसी की करेक्टेड लिपिनकॉर्ट ना लें कि अच्छा उसने ये लगाया हुआ है तो बस ठीक है, ये तो जो है वो क्या कहते हैं बिल्कुल सही होगी। नो, डोंट डू दैट। ठीक है, ट्राई टू करेक्ट इट बाय योरसेल्फ। कहीं फंस जाते हैं तो यू कैन आस्क समवन जिसने ये किया हुआ हो या जिसने एग्जाम पास किया हुआ या जिसने लिपिनकॉर्ट को करेक्ट किया हुआ। ठीक है, ऑक्सफोर्ड पर्सनली बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अगर जब टाइम हो तो करें, और कर सकते हो तो जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे चीजें इसके अंदर से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फर्स्ट, सेकंड, ये सिर्फ एग्जाम में नहीं, आपको आगे क्लिनिकल में भी बहुत हेल्प करेगी। कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा टॉपिक याद नहीं रहता, लेकिन चंक्स में जो चीजें होती हैं वो याद रह जाती हैं। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि ऑक्सफोर्ड भी करें। ये सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं, ऑथेंटिक चीजें हैं। लिपिनकॉर्ट में एरर है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इफ यू गो थ्रू दीज आर्टिकल्स, दीज बुक्स, सो आई थिंक कि आप एटलीस्ट अपनी 80% तैयारी कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अब हाउ टू स्टार्ट, तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है? तैयारी स्टार्ट करने के लिए आई थिंक मैंने लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, लेकिन इट शुड बी योर फर्स्ट ऑप्शन, कि आपके पास पार्टनर होना चाहिए, स्टडी पार्टनर जरूर होना चाहिए आपके पास फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। वाई? मोटिवेशन मिलती है आपको। ठीक है, आप जब अपने टारगेट सेट करते हैं, वो टारगेट अचीव करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलती है। थर्ड, ये कि आप जब डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, तो अगेन डॉक्टर ताहिर ने जो है वो पूरा हमें पॉइंट्स वाइज बताया था कि कितना परसेंटेज में कितनी हमें चीजें याद रहती हैं। तो व्हेन यू डिस्कस, व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू लिसन, तो उसमें तीनों चीजें हो जाती हैं आपकी। और आपको अगर टॉपिक में से 100 नहीं तो 50% जरूर समझ में आ जाता है। ठीक है, सेकंड, फ्यू बुक्स रीड करें। ऐसा नहीं करें ये यहाँ से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया और रिटेन कुछ ना रहा। ठीक है, कुछ बुक्स पढ़ें, डिसाइड कर लें ठीक है मैंने ये टॉपिक इन दोनों बुक्स में से किया है, ये टॉपिक बस फाइनल है, अब मुझे इसी में से रिपीट करना है। तो अपने आप को हैपेजर्ड ना करें, अदरवाइज आप कुछ याद नहीं रख सकेंगे। ठीक है, अपना डेली का टारगेट बनाएं, उसे अचीव करने की कोशिश करें। सेकंड, आप जो थ्योरी और BCQs, आप ये ना करें कि आपने थ्योरी पूरी पढ़ ली फिर आपने BCQ स्टार्ट कर लिया। होता ही है उसके अंदर फिर कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपने थ्योरी में पढ़ी होती हैं, आपके माइंड से स्लिप हो जाती हैं, BCQs में आप देखते हैं, फिर वो BCQs की चीजें याद कर लेते हैं, आप को रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप थ्योरी और BCQ साथ साथ कर रहे होते हैं तो 100% ना सही लेकिन 50% चीजें आपकी थ्योरी की BCQs में आ जाती हैं और आप उनको रिलेट कर सकते हैं, आप उनमें ऐड ऑन कर सकते हैं। कि ये जो बुक्स हैं सारी BCQs की, इनके अंदर जो रेफरेंसेज हैं वो बहुत ऑथेंटिक रेफरेंसेज हैं। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपने अपना टाइम टेबल बनाना है, अपने टारगेट अपना अचीव करना है, तो आप इस तरीके से करें कि आप अपना हाफ डे में मतलब टाइम के जो भी आपका स्टडी टाइम है इन अ डे, उसमें हाफ डे जो है वो आप थ्योरी के रखें और हाफ डे जो है वो आप BCQs के रखें। ठीक है, अच्छा, देन अगेन डिस्कस एज मच एज पॉसिबल, द मोर यू डिस्कस द मोर यू रिटेन। अब यहाँ तक इफ एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग तो आई एम स्टॉपिंग इट हेयर, तो मुझसे पूछ लें प्लीज।
मैम एक मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, यू आर ऑडिबल। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अभी आपने कहा कि थ्योरी और आपके एमसीक्यूज की बुक्स साथ साथ करें, तो इज इट मैंडेटरी या कुछ ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसी के ही जो है ना एमसीक्यूज हम रिपीट करें, वही टॉपिक के ही एमसीक्यूज हम करें? सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो गई थी मेरे पास, कैन यू प्लीज रिपीट इट? मैम देखिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो जी। क्या उसी एमसीक्यूज टॉपिक वाइज ही हमने करने चाहिए? देखिए, ये थोड़ा सा करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज जो बुक्स है ना, आपको ब्राइने हॉल में तो टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, बट इमरान बगदाद अली जो है, हुजैफा जो है, इसमें आपको टॉपिक वाइज नहीं मिलेंगे। तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यू कैन डू दैट कि आप ब्राइने हॉल के साथ कर लें ऐसा, लेकिन बाकी के साथ जरा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। तो गुड थिंग इज दिस कि आप अपना जो भी टारगेट, आपके जो थ्योरी का टारगेट है वो रखें। बीच में आपको बहुत सारे बीसीक्यूज उस दिन के टॉपिक के मिल जाएंगे। 100% नहीं मिलेंगे तो 50% मिल जाएंगे, बट मिल जाएंगे, एंड यू कैन कोरिलेट इट वेल विद दैट कि अच्छा ये मेरी थ्योरी में ये लिखा हुआ था, बीसीक्यू में ये लिखा हुआ है, और ये क्या कहना चाह रहा है। बिकॉज देखिए, बीसीक्यूज ये सबके लिए मैं बता रही हूँ कि जब बीसीक्यूज की आप प्रिपरेशन करते हैं तो प्लीज उस बीसीक्यू की जो स्टेम है, उसके जो ऑप्शंस हैं और उसके जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसे इस तरह से पढ़ें कि आपने को रिलेट करना है। और जब तक आप उसका क्यों का जवाब ना ढूंढ लेना उस एक बीसीक्यू का, कि इसमें ये आंसर ये क्यों लगाया हुआ है, तो आप नेक्स्ट बीसीक्यू पे नहीं जाएं। वरना कोई फायदा नहीं है उन बीसीक्यूज को करने का। आप जब तक रिलेट नहीं, क्योंकि आपने एक बीसीक्यू उसमें किया ना, आपको सेम बीसीक्यू दूसरी बुक में मिलेगा। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इमरान बगदाद अली और सिप्रियन वॉल्यूम 2 के अंदर एक बीसीक्यू है जो कि एसएमएन सीओपीडी पे है। उसकी मैनेजमेंट की जो है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है। एक जगह आपको कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का आंसर और एक जगह आपको कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का आंसर है, लेकिन उसमें बिल्कुल एक पॉइंट कहते हैं ना, सिर्फ एक पॉइंट है जो बहुत ही बारीक है, और अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप उसको सही आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट प्रॉपर्ली। तो कोरिलेशन बहुत जरूरी है थ्योरी की और बीसीक्यूज की। आई थिंक अगर मैं क्लियर हो गई हूँ, आपको आंसर मिल गया है, तो जस्ट लेट मी नो। यस Ma'am, मैम, what about थैंक यू सो मच। Dr. Anmol? What about the scripts, the podcast scripts, primary and final FRC? Are they a good theory source To be to very study? to be very friendly, के I didn't go with that. I cannot comment on that. ठीक है, मैंने बहुत थोड़ा सा उसके अंदर से पढ़ा था, तो मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकूंगी। जो चीजें मैंने पढ़ी हैं, जिन चीजों से मैं गो थ्रू हुई हूँ, उस पे इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं उससे, देखिए मैं ये सिर्फ एक आउटलाइन है, ठीक है। दिस इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल, ये मैंने फॉलो किया था और मेरे जो आसपास के कुलीग्स हैं जिन्होंने मेरे साथ तैयारी की थी, उन्होंने फॉलो किया था। इफ यू आर ओके विद दैट, यू कैन गो फॉर दैट। देयर इज नथिंग लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उन पॉडकास्ट से करके आपके अच्छे टॉपिक कवर हो रहा है, आपके टॉपिक के हर एंगल से आप उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट। ओके मैम। और मैम ये FRC के रिसेंट आर्टिकल्स तो ये बेतहाशा है। हाँ, ये तो ये बेतहाशा है, तो उसमें वो टॉपिक वाइज है ना, जो रीसेंट आर्टिकल्स है वो टॉपिक वाइज है। तो आपने टॉपिक डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे बोलती हूँ कि आपको एक वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का टॉपिक है, ठीक है। अब यू डिड इट फ्रॉम आईसीयू अपडेट, आपको नहीं मजा आया, आपने नहीं किया, तो डू इट फ्रॉम द एफआरसी आर्टिकल। जहां से आपको फंस जाए ना थ्योरी में, क्या ये चीज, फॉर एग्जांपल एमआरआई है, फॉर एग्जांपल आपके पेस मेकर्स हैं, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि थ्योरी में आपको प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड से आप पढ़ेंगे तो यू विल नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। तो बेटर है कि आप ये आर्टिकल्स की तरफ चले जाएं। आर्टिकल्स कैन एक्सप्लेन यू बेटर, बिकॉज वो स्टार्ट से लेके चलते हैं और वो बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है। तो अब मैं आप लोगों को अभी बता दूंगी कौन से आर्टिकल्स, कौन सा टॉपिक कौन से आर्टिकल से करना है। इफ यू फाइंड इट गुड, तो यू कैन डू इट फ्रॉम दैट। ओके, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? मैडम ये FRC आर्टिकल्स आपको आराम से मिल जाते हैं नेट पे या फिर कहीं से उसको यस, सर्च करना पड़ेगा? नहीं इजीली मिल जाते हैं आपको। जस्ट टाइप इट ऑन द गूगल एफआरसी आर्टिकल, अब अपना जो है वो लिखें, टॉपिक लिखें, एंड इट्स क्वाइट इजीली एक्सेसिबल।
यहाँ पे इनके जो क्वेश्चन पे मैं कमेंट करूंगा अनमोल। ये सारे आर्टिकल्स जो हैं जो क्योंकि जो डॉक्टर अनमोल बता रही हैं वो आर्टिकल्स वो होते हैं जो फ्री होते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी जो प्रॉपर कंप्लीट होती है वो एक्सेस होती है, और अनफॉर्चुनेटली मैंने तो ये 1000 दफ़ा शेयर किए हैं लिंक, लेकिन आपकी नज़र से शायद नहीं गुजरे। उसमें तमाम टू डेट आज की डेट तक के जितने आर्टिकल्स हैं वो टॉपिक वाइज मैंने अरेंज किए हुए हैं, और वो पेड आर्टिकल्स हैं, और आप लोग उनमें से जो भी चाहें पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई देखता नहीं है, टाइम नहीं निकालता, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं होते, ठीक है। मैं यहाँ तक की बात में अनमोल मैं सिर्फ 1-2 बातें ऐड करूंगा कि आपने जो सबसे पहले बोला था वो बात सबसे अहम है कि हर बंदे के पढ़ने का अपना तरीकाकार होता है, ठीक है। तो उस तरीके को उसको करना चाहिए। आपका तरीका दूसरे पे एप्लीकेबल नहीं होगा और दूसरे का तरीका आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बात में ये है। बाकी आर्टिकल्स जो हैं वो सारे मिल जाएंगे। उमैर ने कमेंट किया, उसका भी मैं आंसर दे देता हूँ कि जो ये पुराने जो पूल्स होते हैं वो उसका जो आंसर का एक जुमला बोला जाता है कि जी सीपीएसपी की में ये आंसर लिखा हुआ है। ये सीपीएसपी की क्या होती है भाई, जरा इसके बारे में कोई कमेंट करेगा। ये सीपीएसपी की वो होती है कि अगर XYZ पास हो गया है तो वो कहेगा कि जी मैंने ये आंसर लिखा था और ये ही है सीपीएसपी की में, हालांकि उसको खुद नहीं पता कि उसका कौन सा आंसर ठीक है कौन सा आंसर गलत है, ठीक है। तो प्लीज ये जो क्वेश्चंस के सो कॉल्ड पूल्स हैं इनको आप जरूर पढ़ें, क्योंकि उसके बगैर आप लोगों, अगर मैं मना करूंगा ना तो आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा और आप लोग कहेंगे कि डॉक्टर ज़ीशान गलत कह रहे हैं। लेकिन आप वो जरूर करें, उससे आप फायदा ले सकते हैं, लेकिन उससे फायदे से ज्यादा नुकसान होगा अगर आप ये इमेजिन करेंगे यही क्वेश्चन वहां पर आ जाएगा। अगर आपकी उम्मीद ये है कि ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मेरा इम्तहान पास हो जाएगा, वहां पर हो सकता है जिसने रिप्रोड्यूस किया उसने आधा आंसर लिखा हो, उसने ऑप्शंस को गलत लिख लिया, उसने स्टेम को गलत लिख लिया, और अब आप वहां पर खुशी के मारे उस क्वेश्चन को पूरा पढ़े ही ना और कहें कि ये तो वो फलाना डिस्कस हुआ था, ये वही है। अब उसके अंदर एक जैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनके आंसर डिफरेंट होंगे, तो जब बेशक आप लोगों को सामने वही क्वेश्चन आ जाए जो आपने बगदादी से पढ़ा है या XYZ कहीं से भी पढ़ा है, तो प्लीज एक लम्हे के लिए अपने दिमाग को भूल जाएं कि आपने ये कभी क्वेश्चन पढ़ा है, उस स्टेम को पढ़ें और दैट स्टेम वहां पर जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं उनके हिसाब से फैसला करें, ना कि आप उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाएं कि जी ये इससे मिलता जुलता क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट किया। क्योंकि कोई भी बंदा अगर इन किताबों से भी क्वेश्चन बनाता है, हमारा दोस्त, उसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर करता है। Exactly. ये मेरा पॉइंट है। This is the reason ना कि you have to dig out कि why the answer is A, why the answer is not B। तो अगर आपका क्वेश्चन जो है वो चेंज आता है तो you can easily pick it up। अगर आपने कंसेप्ट लगाया हुआ है, तो अगर आपने रटा मारा हुआ है तो you will end up like this। जी, थैंक यू डॉक्टर अनमोल, वेरी इंफॉर्मेटिव। और मैं डॉक्टर ज़ीशान की बात को सेकंड करूंगा एक पॉइंट पे कि मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी देखा है कि जो लोग पास एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग देयर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। प्लीज़ स्टॉप दिस प्रैक्टिस। उसमें सिर्फ आप टॉपिक लिख सकते हैं, जी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, क्योंकि जब आप रिप्रोड्यूस करते हैं तो अगेन आई विल सेकंड डॉक्टर ज़ीशान के आपकी मेमोरी इतनी 100% नहीं है कि वो एग्जैक्ट आपने रिप्रोड्यूस किया है, वो आपको या बाद में दूसरे लोगों को के लिए वो नुकसानदेह होगा। दैट विल बी टू डेंजरस कि आप उसी को जेन में कॉपी करेंगे तो एग्जाम में आप कुछ और जो है ना, क्वेश्चन कुछ और होगा लेकिन आपकी मेमोरी आपको पिंच कर रही होगी कि ये वही क्वेश्चन है जो डिस्कस हुआ था। तो प्लीज़ स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग, क्योंकि वो CPSP के क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं होते, ना वो उनकी की होती है, ये आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप 100% रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जस्ट थिंक अबाउट दैट। थैंक यू सो मच अगेन डॉक्टर ज़ीशान, टाइम शॉर्ट है, प्लीज़ अगर आप शेयर करें अपना। जी सर, मैं असल में डॉक्टर अनमोल ने बहुत सारी बातों को क्लियर कर दिया है, उसमें बस चंद बातों पे मैं ऐड करूंगा और उसमें मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें जो भी आप टॉपिक पढ़ें वो उस टॉपिक को आप सोचें कि इसके अंदर क्या क्या डोमेन है, उस टॉपिक को आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि उस किताब में क्या लिखा हुआ है। आपको इतना यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी इतनी ग्रोथ हो जाती है कि हमें ये पता होता है कि कोई भी एक डिजीज है तो या तो उस डिजीज की पैथोलॉजी के ऊपर होगा कि बेसिकली वो डिजीज क्या है, कोई भी MCQ होगा या वो बेसिक डिजीज पैथोलॉजी के ऊपर होगा, या वो उसकी मैनेजमेंट पे होगा, या वो उसके एनेस्थीसिया के इफेक्ट्स पे होगा। यानी कि एक डिजीज पैथोलॉजी हो गई,
एक डिजीज पैथोलॉजी के बाद उसकी मैनेजमेंट हो रही है, वो उस मैनेजमेंट की मेडिसिन का कोई एनेस्थीसिया से लिंक आ रहा है, उसके ऊपर होगा। उसके बाद जो तीसरी चीज है कि वो उस डिजीज का एनेस्थीसिया की मैनेजमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ माइस्थीनिया ग्रेविस की, तो माइस्थीनिया ग्रेविस का जो एमसीक्यू है वो ये पूछ सकते हैं कि भाई माइस्थीनिया ग्रेविस कहाँ पे है, तो पता सबको कि न्यूरोमस्कुलर वीकनेस है, लेकिन ये कहाँ पे हो रही है, प्री साइनेप्टिक हो रही है या पोस्ट साइनेप्टिक हो रही है, तो ये पोस्ट साइनेप्टिक हो रही है। इसकी बेस पे कोई एमसीक्यू बन सकता है। फिर इसकी जो मैनेजमेंट के लिए जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो पायरिडोस्टिगमीन है, न्यूरोस्टिगमीन के ग्रुप की जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज हैं उनकी वो डोज के ऊपर या उनसे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो माइस्थीनिया ग्रेविस के एनेस्थीसिया पे क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो वो या वो रिस्पायरेटरी मसल वीकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, या वो बल्बर वीकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, या वो तीसरे आई के रेफरेंस से होते हैं। आई का हमारे से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जाहिर बात है उसकी डिजीज पैथोलॉजी आई में एविडेंट होती है। और उसके बाद जो उसकी दवाइयाँ ले रहे हैं, जो पेशेंट दवाइयाँ ले रहा है, वैसे स्टीरॉइड्स ले रहा है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहा है, या उसके साथ डिजीज़ के साथ जो को एग्जिस्टिंग ऑटोइम्यून डिजीज है, तो आप पहले हर डिजीज़ को पहले ये डिग आउट करें कि उसके अंदर थिंग्स टू डू क्या है, कौन सी बातों के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब तक अगर आपने कोई एक सफ़ा पढ़ लिया है किसी भी किताब का और आपको ये नहीं पता कि उसमें से सवाल क्या पूछे जा सकते हैं, तो आपकी चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, ठीक है। तो एक तो मेरा पहला मैसेज ये है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि कोई भी आप यूनिट ख़त्म करने की जब कोशिश करें तो पहले आप अपना एक जिस तरह यूएसएमएल वाले बनाते हैं बज़वर्ड्स, तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर टॉपिक का बज़वर्ड बनाएं, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई। और उसके बाद जो है जो आपकी एमसीक्यूज की किताबें हैं, जिस तरह अभी अजहर ने बताया था कि जो है वो आप जो आपने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लें, तो ये सारों में हो सकता है, सारों में नहीं भी हो सकता, तो जितना हो सकता है आप उतना पॉसिबल करें, ठीक है। तो अभी 2 महीने से ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम है, तो अगर मैं आपको अगर तैयारी का ये कहूँ कि आप एमसीक्यूज की किताब को एक पोर्शन रखें, एक पोर्शन आप रखें अपने एक यूनिट का, जिसके अंदर से आपको पता हो कि कितने टॉपिक्स हैं जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, वो दूसरे पॉइंट हो गया। और तीसरी जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप मतलब ये बात शायद थोड़ी सी आपको इनएप्रोप्रिएट लगे, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग रिव्यू बुक्स को भी थोड़ा सा टच ज़रूर करें, क्योंकि होता ये है कि रिटर्न के फ़ौरन बाद वाइवा आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से है या ये वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो उसके 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये कि वो टॉपिक आपका इनकम्प्लीट रह जाता है, उसमें कुछ ना कुछ बातें रह जाती हैं और हो सकता है उसी बात की वजह से आपका एमसीक्यू गलत हो जाए। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि रिटर्न पास हो जाए तो उसके बाद फौरी तौर पे वाइवा भी होता है, तो आप बिल्कुल अपनी रिटर्न और वाइवे को आइसोलेट ना करें, उसको आपस में कोऑर्डिनेट करें। बहुत थोड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्योरली वाइवे की होती हैं, नहीं तो कोई भी टॉपिक जो है उससे मुतालिक एमसीक्यू में भी आ सकता है, उससे मुतालिक आपको वही चीज़ थोड़े से डिफरेंट वे में आपको वाइवे में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो एमसीक्यू के अंदर ये है। दूसरी बात ये कि जो स्टेटमेंट, जैसे सर ने बताया था डॉक्टर ताहिर ने, कि स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। उसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अगर उन्होंने कहा व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू, तो आंसर हो सकता है डिफरेंट हो। व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू, आंसर डिफरेंट होगा। व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग टू डू, आंसर डिफरेंट होगा। तो आपने जो है वो इस चीज़ को पिक करना है कि ये इसमें से उन्होंने क्या पूछा है। सिनेरियो पढ़े बगैर आप कभी भी रश अप करके आंसर को देने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो बेसिक तो बात ये है। तो आप अब ये है कि अच्छा, एक और इसमें बात ये है कि देखें कुछ एक पूरे इंटरनेशनली तो है ना, जो एक अमेरिकन सिस्टम है और एक ब्रिटिश सिस्टम है। तो हम लोगों का हाइब्रिड सिस्टम है। हमारी कुछ चीज़ें अमेरिकन सिस्टम की हैं, हमारी कुछ चीज़ें ब्रिटिश सिस्टम की हैं। तो जो कुछ बुक्स जो अब ये बिल्कुल एविडेंट है कि ये ब्रायने हॉल और ये लिपनकॉर्ड जो हैं ये अमेरिकन बुक्स हैं, ठीक है। और जो आपकी ये जो FRCA की से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो ब्रिटिश बुक्स हैं। तो उनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है, तो आपने उस चीज़ को अप्रिशिएट करना है। तो और डेफिनेटली ये है कि जिस तरह उन्होंने बताया था कि को रिलेट करें, अनमोल ने बताया था, तो मेरा मशवरा यही है कि आप जो भी MCQ करें उसमें से पॉइंट्स निकालें कि यार ये इसने एक MCQ है, इसमें 5-6 बातों के बारे में इन्होंने टच किया है, तो वो जो 5-6 बातें हैं उनको भी मैं साथ साथ कवर कर लूँ, ठीक है। मैं मतलब उसकी ये मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। इन द मीन टाइम आप अनमोल जो टॉपिक बता रही थी वो करें। मैं एक क्वेश्चन को आपको सैंपल के तौर पे करके बताता हूँ। मैं लेट मी फाइंड द क्वेश्चन। इतनी देर में ये जो सवाल आपसे इन लोगों ने पूछा है, आपने इनको एक टेम्पटेशन दे दी है कि कौन सा टॉपिक आपने कहाँ से पढ़ना है।
वो इनको जरा बताइए आप, मैं इतनी देर में एक एमसीक्यू एग्जांपल दे देता हूँ। ऑल राइट, थैंक यू डॉक्टर जिशान। एंड वन थिंग मोर मैं ऐड करूंगी कि जो आप कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा, यूजुअली मैं एग्जांपल लूंगी पेसमेकर की, जो नहीं समझ में आता, तो उसका एक बहुत अच्छा सा हल है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने कहीं से वो पढ़ लिया है, और तो बेस्ट थिंग है कि आप डॉक्टर जिशान का जो ग्रुप है, क्योंकि मैंने ये किया है, उसके अंदर उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको नहीं समझ में आएगा इसमें क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, तो गो इन दैट ग्रुप एंड आप सर्च करें, आप उनको उसका क्वेश्चन निकालें और उस क्वेश्चंस को सारों को आंसर करें, तो आपका वो टॉपिक बहुत आराम से कवर हो जाएगा। बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो मुझे नहीं समझ आ रहे थे कि ये किस तरीके से होंगे, तो आई डिड दैट। तो वो आपको वाइवा में भी बहुत हेल्प करेंगे और वो आपको आपकी थ्योरी में भी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, नहीं आपने इनको टॉपिक्स बताने थे ना कि आपने जी कौन सा सर, टॉपिक। वो मैं बता रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम ओरिएंटेड पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम ओरिएंटेड के अंदर जो हमारा सेक्शन 1 है, लंग ट्रांसप्लांटेशन, देखें हमारी डोमेन में नहीं आता, इसके क्वेश्चंस नहीं आते और नहीं पूछे जाते, ठीक है। बट कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक आध बीसीक्यू आ जाए, एक आध क्वेश्चन आ जाए, आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट, ठीक है। लेकिन अब तक का जो मैंने जो है वो रिव्यू किए हैं चीजें, तो उसमें अभी तक हमारे डोमेन में एफसीपीएस पार्ट 2 के लंग ट्रांसप्लांटेशन का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो सेक्शन 1 है, उसके जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो तो आपने करना ही करना है, ठीक है, उसमें आपने नहीं छोड़ना कुछ, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सेक्शन 2 है, उसमें आपका जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपने कवर करने हैं। जो आपका थ्रेकोएब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है, रिपेयर है, ये टॉपिक कुछ ऐसा है जो आपको कहीं और से इतना कोई खास नहीं मिलेगा, और इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से पूछे जाते हैं, इसमें से वाइवा में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पे बाकी टॉपिक्स पे तो आपने जोर देना ही है, इन टॉपिक्स पे जरा ज्यादा जोर दे दीजिएगा, क्योंकि ये हम ज्यादा इतना पढ़ते नहीं है, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है इनको डाइजेस्ट करने में, ठीक है। पेस मेकर का जो टॉपिक इसके अंदर है वो मुझे मुश्किल लगा था थोड़ा सा, जो है वो आपको शायद रिटेन करने में प्रॉब्लम हो। यहाँ से एक रीड देने के बाद आपकी पेस मेकर का टॉपिक बीजीए के आर्टिकल से जरूर देख लीजिएगा, तो उसमें आपको काफी इतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका जो चैप्टर 13 है इसके अंदर, वो नहीं करने की जरूरत है आपको, और चैप्टर 14 आप इसके अंदर से कर लीजिएगा, ठीक है। जीआई आपने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करना ही करना है, नर्वस सिस्टम आपने इसके अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो आपने कंप्लीट करना है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इसके अंदर थायराइड नहीं है, जो कि प्रीवियस एडिशन के अंदर था, आप वहां से कर लीजिएगा, किसी आर्टिकल से कर लीजिएगा, एफआरसीए के आर्टिकल से कर लीजिएगा। उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे, बहुत सारे डॉक्टर जिशान के ग्रुप में हैं, वो देख लीजिएगा, वो आपका अच्छा बेहतर कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि आपका ये जो फ्यूक्रोमोसाइटोमा है, डायबिटीज है, डायबिटीज इसके अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, थोड़ा हैप्पैज़ार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसके साथ साथ इसको एक नज़र जो है वो मॉर्गन एंड मिकाइल से भी देख लीजिएगा। छोटा लिखा हुआ है लेकिन उसके चार्ट्स हैं अच्छे हैं, रिटेन करने में थोड़ा सा आपको ईजी होगा, और एफआरसीए के आर्टिकल से देख लीजिएगा। जो जेनेटिक यूनिट सिस्टम है ये आप पूरा करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पूरा करेंगे। हेमेटोलॉजिकल सिस्टम में इसमें हीमोफीलिया और सिकल सेल डिजीज है, बाकी पोरफायरियाज वगैरह नहीं है। तो फॉर हेमेटोलॉजी गो फॉर द बेबी स्टार्टिंग, ठीक है, इट विल हेल्प यू। ईएनटी अगर आपके पास टाइम हो एक रीड जरूर दीजिएगा, अदरवाइज ईएनटी आप बहुत बेटर कवर कर सकते हैं मॉर्गन से और आर्टिकल से, तो आपको इतना इशू नहीं होगा। पीडियाट्रिक्स के अंदर अच्छा है, पीडियाट्रिक्स के अंदर कंप्लीट करना है। अच्छा, जो पेन मैनेजमेंट न्यूरोएक्सियल ब्लॉक से अगेन मैं कहूंगी, इफ यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, इफ यू वांट टू गो थ्रू, इफ यू वांट टू लाइक गिव इट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट, तो आप ये कर लें, नहीं तो इट कैन बी कवर्ड फ्रॉम योर बीसीक्यूज बुक्स एंड योर मॉर्गन एंड मिकाइल। बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन गौर से पढ़ें, कोरिलेट करके पढ़ें, बहुत अच्छी चीजें दी हुई हैं, पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये मिसलेनियस आपने कंप्लीट पूरा करना है, ओबेसिटी इसके अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो इसे बहुत अच्छे से यहाँ से आप कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं एफआरसीए के आर्टिकल से। एफआरसीए के आर्टिकल में आप जो है वो एआरडीएस कर लेंगे, यहाँ से वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, वो कर लेंगे। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कहीं से ना समझ में आ रहे हो, तो आप सीधा एफआरसीए का आर्टिकल खोलें, और नहीं मिले तो सर के ग्रुप से खोलें, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरा सिर्फ एफआरसीए आर्टिकल यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो गो फॉर इट,
आपको वहां से समझ में आ जाएगी, ठीक है। बीजी एनसीबीआई आर्टिकल से आपने मैंने बता चुकी हूँ आपको कि पेस मेकर वहां से कर लीजिएगा, एमआरआई वहां से जरूर देख लीजिएगा, अच्छा दिया हुआ है, समझ आ जाएगा आपको वहां से, ठीक है। अब आती है मॉर्गन एंड मिकाइल, तो वो आप जो है वो कुछ आपने पढ़नी है, एक नजर पढ़ अब लीजिएगा। मैं आप मुझे कुछ सर मिनट्स बोले थे। चाहिए। अनमोल कुछ और मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। आपने अनमोल की बातों में एक चीज नोट की है कि अनमोल को कोई भी चीज अगर समझ नहीं आ रही है तो वो आर्टिकल्स पे कह रही है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि ये बाकी जितनी किताबें हैं ना, इनको उठा के इज्जत और एहतराम से रख दें अलमारी के ऊपर और हर चीज आर्टिकल से पढ़ें। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कोई भी ऐसी चीज जो मॉर्गन में लिखी हुई है वो आर्टिकल में ना लिखी हो, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन शायद इस वक्त ये बात हजम करना मुश्किल है आप लोगों के लिए। एग्जैक्टली सर, एक्चुअली देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो है वो स्टेटस, मैं खुद भी उस स्टेज से गुजर चुकी हूँ कि हमारा माइंडसेट ऐसा बिल्ट है कि अगर बुक्स से गो थ्रू ना करेंगे ना, बेटा ये तो इन्हें लगेगा माइंडसेट तैयारी नहीं कैसे, हुई। देखें ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा? अगर अनमोल का एफसीपीएस करने के बाद भी माइंडसेट नहीं चेंज हुआ तो मुझे बताओ कि कब चेंज होगा? सर और चेंज हो गया ना, जब तो देखो कह रही हूँ कि देखो आर्टिकल मैं आपको कंसीडर करें। यहाँ पे, आप सॉरी मैं थोड़ी सी वो ब्लंट बातें कर रहा हूँ। देखें मैं आपको बताता हूँ, मैं एक दफा, मुझे एक हफ्ता इंग्लैंड में एक एफआरसीए का कोर्स अटेंड करने का इत्तेफाक हुआ, ठीक है। मैं, आप यकीन करें कि मैं तो पहले ही इस मनहूस को तलाक दे चुका था 10 दफा 20 दफा शायद, लेकिन मैं वहां पर गया तो मैंने कहा यार किसी एक बंदे, 80-90 लोग थे वहां पे, आप यकीन करो कि किसी एक भी बंदे के हाथ में ना तो मुझे मॉर्गन नजर आई, ना मुझे प्रॉब्लम ओरिएंटेड नजर आई, ना मुझे स्टार्टिंग नजर आई। लिटरली आई वाज ऑब्जर्विंग देम व्हाट दे आर डूइंग। उन सब लोगों के हाथ में एक एक टैबलेट होता था, वहां पर सब्सक्रिप्शन उनके पास होती थी बीजे एजुकेशन की और एफआरसीए के जितने जो रिसोर्सेज हैं उनकी, वो लोग, और साथ उनके पास हैंड बुक्स होती थी, ये जो वाइवे की बुक्स हैं, जो रिव्यू बुक्स हैं, जो एमसीक्यूज की बुक्स हैं, ये उनके पास होती थी, ठीक है। वो उसमें से लेते थे टॉपिक्स, उस टॉपिक को खोलते थे, सर्च में डालते थे, वहां से उनका आर्टिकल निकल आता था। उस आर्टिकल में से जो इंपॉर्टेंट चीज होती थी वो उसमें से नोट करते थे अपने किताब में या अपने नोट्स पे, और उसके बाद थैंक यू वेरी मच। यू डोंट हैव टू वर्शिप an article or any book, you just have to extract what knowledge you need, ठीक है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड है या मसला सिर्फ ये है कि इसको देखें, बात असल में ये होती है एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि आप रिप्रोड्यूस क्या कर पाएं, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये मॉर्गन के साथ ये प्रॉब्लम है, मॉर्गन में आधी बात कहीं लिखी हुई है, आधी बात कहाँ लिखी हुई है, आप कैसे कोरिलेट कैसे करते हैं, ये इम्पॉसिबल होता है। ये एवरेज स्टूडेंट के लिए, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, खुदा की कसम, मैं तो बार बार फेल हुआ। जब तक मैं मॉर्गन पढ़ता रहा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बार बार रज के फेल हुआ, मुझे समझ ही नहीं आता था वहां पे बोलना क्या है। वाइवे में तो मैं बिल्कुल, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि वाइवे में आप पजल्ड होते हैं कि आपने बोलना क्या है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये कि इसके अंदर चीजें ना डिस्पर्स होती हैं, उसकी आधी बात कहाँ पे लिखी है। तो आर्टिकल का एडवांटेज ये होता है कि उस टॉपिक को उन्होंने थ्रू एंड थ्रू कवर कर लिया होता है। अच्छा, अब यहाँ सदफ ने ये सवाल पूछा था कि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो आपने सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने, यू जस्ट हैव टू चूज वन ऑफ देम एंड यू जस्ट हैव टू कंपेयर विद अदर वन, ठीक है। उसमें से, और आर्टिकल की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें उन्होंने उसकी समरी बना के लिखी हुई होती है, जिसमें उसके जो स्ट्राइकिंग पॉइंट्स होते हैं वो तो उन्होंने पहले लिख दिए होते हैं, ठीक है। तो ये है पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन प्लीज, जहां से जो चीज आपने पढ़ी है अब आप नहीं बदल सकते, अब आप वहीं से पढ़ें, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जैसे अनमोल ने बताया है कि टॉपिक को आपस में कोरिलेट करें, एमसीक्यूज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है। मेरा ख्याल है 2-2.5 मिनट रह गए हैं डॉक्टर ज़ीशान एंड अनमोल, आई थिंक जस्ट सम अप, आई हैव और कवर्ड एवरीथिंग, आई हैव कवर्ड एक और एवरीथिंग। मीटिंग हम बाद में अरेंज करेंगे, तो ये टाइम अप हो रहा है, अभी 2 मिनट रह गए। अब मेरा 2 मिनट रह गए, और देखें सब लोगों को मेरी इनविटेशन है, बहुत सारे लोग तो मेरे साथ इन्वॉल्व हैं। मेरा तो लंगर खाना डेली चल रहा होता है, मैं तो डेली हाजिर हूँ, मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में हर वक्त हाजिर हूँ। ताहिर भाई से सिर्फ चक्कर ये है कि ताहिर भाई फेसबुक लवर है, मैं व्हाट्सएप लवर हूँ, तो हम दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो हम बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ताहिर भाई को भी मैंने व्हाट्सएप में खींच लिया है, तो ताहिर भाई यहाँ से जो भी चीज़ आएगी वहाँ पे व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर कर देंगे। लेकिन मेरी प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि पहले तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करें, अपने ऊपर भरोसा करें, आप कर सकते हैं, ठीक है। ना मेरे सर पे सींग है, ना अनमोल के सर पे सींग है, ना डॉक्टर ताहिर अकबर के सर पे सींग है, ना आप लोगों के सर पे सींग है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर हम लोग पास हो गए हैं तो आप लोग भी पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करें। मैंने बहुत देखा है लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है।
और फेलियर से ना देखें, जो फेल होता है ना वो अल्लाह ने उसकी मर्जी, अल्लाह की उस वक्त रजा नहीं होती। अल्लाह चाहता है, मैं आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, मुझे अल्लाह ने उस वक्त तक रगड़ा लगाया जब तक मुझे सारी चीजें समझ नहीं आ गई, ठीक है। तो एनीवेज बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर ताहिर, आपने मौका दिया, और इंशाल्लाह सब लोग के लिए वेलकम, यू ऑल आर वेलकम, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा अभी। जी ज़रूर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अनमोल एंड डॉक्टर ज़ीशान। हम इंशाल्लाह एक और मीटिंग रखेंगे डिफरेंट टॉपिक पे। आप हमारे पेज पे व्हाट्सएप पे अपने कमेंट्स दीजिए और बताइए कि किस टॉपिक पे हम नेक्स्ट मीटिंग रखें, और इंशाल्लाह दैट विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। सॉरी फॉर ऑल दिस इनकन्वीनियंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सर फेसबुक पे कौन सा पेज है? मैं शेयर कर दूंगा फेसबुक। हाँ, वो डॉक्टर ज़ीशान शेयर कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, आई होप कुछ ना कुछ आप लोगों को इससे जो है वो आपने इससे कुछ लिया होगा, एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू वेरी मच।